हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज की इस वीडियो में। मैं हूं सीए निशांत कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिनटैक्स बाय निशांत पर। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और ये एक ऐसा रेशियो है जो कई बार कंपनी एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएस होता क्या है, मैं आपको बताऊंगा इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के ईपीएस होते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका स्टॉक एनालिसिस में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। राइट, एंड दिस इज द थिंग व्हेन आई विल एक्चुअली टेक यू टू डिफरेंट टूल। आज मैं आपको एक और टूल के बारे में बताने वाला हूं। अभी तक जितनी भी वीडियोस थी मैं आपको ग्रो की वेबसाइट पर ले जाकर दिखाता था काफी सारी चीजें, बट टुडे आई विल बी टेकिंग यू टू अनदर वेबसाइट और वहां पर जाके मैं आपको पूरा एनालिसिस कैसे करते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। तो स्टॉक एनालिसिस में ईपीएस की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई विल फाइनली टेल यू अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ईपीएस और फिर मैं पूरी की पूरी वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी वीडियो आपकी कभी मिस ना हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज ईपीएस? तो ईपीएस बेसिकली एक प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर होता है, राइट? तो ईपीएस की डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है अर्निंग्स पर शेयर। कोई भी कंपनी है, उसने साल भर में कितना भी प्रॉफिट कमाया, ठीक है। सपोज कोई एक कंपनी है, उसने साल भर में 1,00,000 रुपीस का प्रॉफिट कमाया। अब उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? लेट्स से उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, राइट? तो 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 10,000 उसके शेयर्स हैं, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10,000, हर शेयर के लिए उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? दैट इज अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है उसको आप डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ शेयर से और तब आपके पास आता है अर्निंग्स पर शेयर। हर शेयर के लिए कितनी अर्निंग की है इस कंपनी ने, यह हमें पता चलता है ईपीएस से। अब इसका पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग में क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर किसी कंपनी का ईपीएस ज्यादा होता है तो यह इंडिकेट करता है कि वो कंपनी अच्छे खासी तरीके से प्रॉफिटेबल है, ठीक है, वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। दूसरी चीज, हम अक्रॉस कंपनीज हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ये भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 मिनट के अंदर अंदर आई एक्चुअली टेक यू टू दैट टूल जो मैंने आपको बताया था और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ईपीएस को कंपेयर कर सकते हो, कैसे आप अलग अलग कंपनीज को कंपेयर कर सकते हो विद इन द सेम इंडस्ट्री। इससे यह भी पता चलता है कि एक कंपनी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा रहा है पास्ट में, ठीक है। जैसे कोई भी एक कंपनी है, इस आज की वीडियो में हम लोग एग्जांपल लेंगे बजाज ऑटो लिमिटेड का, ठीक है। बजाज ऑटो लिमिटेड एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, उसका हम लोग एग्जांपल देंगे तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बजाज ऑटो का अगर आपको एनालिसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस तो वो आप कैसे कर सकते हो, कैसे उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो है नेट इनकम, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब ये माइनस इसमें से क्या किया गया है? प्रेफरेंस शेयर्स को जो भी डिविडेंड देना होता है उसको माइनस किया गया है, ठीक है, क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर्स वाला जो डिविडेंड होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? तो दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक आपके नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होते हैं, दूसरे आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिटेल वीडियो मैं आपको कभी बाद में बता दूंगा, अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। ये वो शेयर्स होते हैं जिन शेयर होल्डर्स के पास कुछ प्रेफरेंसेस मिलती हैं, मतलब इनको डिविडेंड्स पहले मिलेंगे, इनको वोटिंग राइट्स ज्यादा मिलेंगे या पहले मिलेंगे, बाकी बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे। तो जो ईपीएस कैलकुलेट किया जाता है वो इन सारी चीजों को हटाने के बाद वाली इनकम के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं आपको बजाज ऑटो लिमिटेड का एक्चुअल डेटा शो करके उसका ईपीएस कैलकुलेट करके दिखाता हूं, ठीक है। तो बजाज ऑटो लिमिटेड का 31 मार्च 2023 का जो डेटा था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो डेटा था वो था कि उसकी नेट अर्निंग्स जो थी वो थी 6,060 करोड़ रुपीस, ठीक है, 6,060 करोड़ रुपीस, और उसके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे वो थे 28 करोड़ 29,57,358। अब ये डेटा मेरे को कहां से मिला? तो जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स वाला डेटा है ये मैंने बजाज ऑटो की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके वहां से देखा है और नेट अर्निंग्स भी वहीं से एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके देखा हुआ है। हम लोग इसको जब डिवाइड करते हैं तो इसकी ईपीएस आता है 214.17 रुपीस, ठीक है। लेट मी टेक यू, और मैं आप लोगों को वेबसाइट पर ले जाकर दिखाता हूं। मैं आपको वो टूल के बारे में, जिस टूल के बारे में बता रहा था उस टूल पे ले जाकर दिखाता हूं कि ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ईपीएस एक्चुअली है क्या, राइट। सो द टूल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट
is known as Screener. This is a website, screener.in. This is a brilliant tool for analyzing companies, for company analysis, for fundamental analysis and for stock analysis. Brilliant tool है, ठीक है। देखो मैं यहां पर टाइप करूंगा बजाज ऑटो, ठीक है, मैंने यहां पर टाइप किया बजाज ऑटो। अब जैसे ही बजाज ऑटो में टाइप करूंगा उस कंपनी का सारा डेटा मेरे को यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। मैं स्क्रॉल करूंगा, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा और प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर आपको पिछले 10 सालों का ईपीएस दिखाई दे रहा है। आप लोगों को पिछले 10 सालों का ईपीएस दिखाई दे रहा है। मैं बीच में आ रहा हूं, अभी मैं साइड में हो गया, ठीक है। पिछले 10 सालों का आप लोगों को यहां पर ईपीएस दिखाई दे रहा होगा और आप देखो कि मार्च 2023 का ईपीएस कैसे है, क्या आया है, ये आया है 214.17 रुपीस, ठीक है, 214.17 रुपीस। यही हम लोगों ने अपने डेटा से भी कैलकुलेट किया, जो मैंने फाइनेंशियल जो मैंने इसका जो रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट से मैंने डेटा निकाला था। रिपोर्ट आपको कहां पर मिलेगी, इसी को स्क्रॉल डाउन करोगे जब, तो यहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स में एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएगी। एनुअल रिपोर्ट्स में जब आप फाइनेंशियल ईयर 2023 वाली रिपोर्ट को डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, एक्चुअली प्रॉफिट तो आपको यहां पर भी मिल जाएगा, और वहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन उसकी कोई खास जरूरत है नहीं, सिखाने के लिए मैंने आपको सिखा दिया, क्योंकि जब आप यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस पर देखोगे, कहां गया प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको पिछले 10 सालों का ईपीएस ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है, तो क्यों बेकार में कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट फिर भी मैंने बताने के लिए आप लोगों को बता दिया कि इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। दो तरह के ईपीएस होते हैं, एक होता है बेसिक ईपीएस और दूसरा होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। इन दोनों में क्या फर्क है एक बार क्विकली समझते हैं। कई बार कंपनीज क्या करती हैं, लोन लेती हैं डिबेंचर्स इशू करके, और वो डिबेंचर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा डिबेंचर्स कन्वर्टेबल हो सकता है किसी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हो और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं कि कुछ टाइम के बाद उन डिबेंचर्स के बदले डिबेंचर होल्डर्स को शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हो सकता है जरूरी है, वो कंप्लीटली टर्म्स में डिपेंड करता है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर के टर्म्स क्या है, राइट। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ, जिन डिबेंचर्स को कुछ साल बाद शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर इन डिबेंचर्स को कुछ साल बाद शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाएंगे ना, राइट। बेसिक ईपीएस में सिर्फ उन शेयर्स को कंसिडर किया जाता है जो एज ऑन द डेट ऑफ कैलकुलेशन आउटस्टैंडिंग है। मतलब अगर मैं आज की डेट पे बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना चाह रहा हूं तो आज मैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने लूंगा, मैं उतने ही शेयर्स लूंगा जितने शेयर्स आज की डेट पर आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आज मैंने कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी इशू कर रखे हैं तो मुझे पता है ना कि 2 साल बाद वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो पोटेंशियली कन्वर्टेबल शेयर्स हो गए, वो मेरे पोटेंशियल शेयर्स हो गए कि आज मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, आज मैंने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं, कुछ साल बाद हो सकता है डिबेंचर होल्डर्स उनको शेयर्स में कन्वर्ट करवा लें, तो वो पोटेंशियल शेयर्स हो जाते हैं, राइट। तो आज मैं 2 टाइप के अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करता हूं, एक बेसिक ईपीएस जहां पर मैं उन्हीं नंबर ऑफ शेयर्स को कंसीडर करता हूं जो आज की डेट पे आउटस्टैंडिंग है, और दूसरा डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस में मैं उन शेयर्स को भी कंसीडर कर लेता हूं जो पोटेंशियली अराइज होने वाले हैं, आज आउटस्टैंडिंग नहीं है लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद पोटेंशियली मतलब माना जा रहा है कि वो शेयर्स बढ़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जो डाइल्यूटेड ईपीएस होगा वो हमेशा बेसिक से थोड़ा सा कम होगा। एंड नाउ लेट मी शो यू कि इसका स्टॉक एनालिसिस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहली चीज, अगर हम बजाज ऑटो के बारे में ही बात करें, ठीक है, चलो मैं आपको एक बार फिर से लेकर चलता हूं यहां पर। बजाज ऑटो का आप पिछले 10 साल का ईपीएस यहां पर देख रहे हो, बजाज ऑटो का आप पिछले 10 साल का ईपीएस यहां पर देख रहे हो। मैंने इस 10 साल के ईपीएस के डेटा को एक्सेल में प्लॉट किया, ठीक है, मैंने पिछले 10 साल के ईपीएस के इस डेटा को एक्सेल में प्लॉट किया और मैंने ये ग्राफ आप लोगों के सामने बनाकर रखा हुआ है, राइट। इससे पता क्या चल रहा है कि पिछले 10 सालों में बजाज ऑटो का जो अर्निंग पर शेयर है वो लगातार ग्रो हो रहा है। अच्छा सुनो, मैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं, ये मत करना कि बजाज ऑटो में सीधा जाके पैसा लगा दिया, ठीक है। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं, ये समझाने के लिए आपको इस कंपनी का एग्जांपल लिया हुआ है, राइट। तो बजाज ऑटो का अर्निंग पर शेयर का ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें तो आप लोग देख सकते हो कि वो ग्रोइंग ट्रैजेक्टरी पर जा रहा है। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि बजाज ऑटो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, पिछले कुछ टाइम से उसने लगातार अपना प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है। हाँ, ऊपर नीचे बीच में होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पिछले 10 साल से ये कंपनी लगातार ग्रो होती आई है। दूसरा,
जो ईपीएस का बेनिफिट होता है स्टॉक एनालिसिस में वो ये है कि आप उसको बाकी कंपनीज के ईपीएस के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, लेट मी अगेन टेक यू टू दिस स्क्रीनर एंड एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। यहां अगर आप देखोगे तो आपको पीयर कंपैरिजन दिखाई देगा। तो बजाज ऑटो के साथ साथ एक मिलती जुलती कंपनी अतुल ऑटो, मिलती जुलती कंपनी है स्कूटर्स इंडिया। अतुल ऑटो पर अगर मैं आता हूं तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे इसके पिछले 10 साल का ईपीएस मिल जाएगा। स्कूटर्स इंडिया पर अगर मैं आता हूं तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे इसके पिछले 10 साल का ईपीएस मिल जाएगा। राइट, मैंने इन तीनों कंपनीज के ईपीएस को लिया और मैंने एक कंपैरिजन ग्राफ ड्रॉ किया यहां पर। अब आप देख सकते हो सेम इंडस्ट्री में, सेम सेक्टर में अगर हम मल्टीपल कंपनीज को कंपेयर करना चाहते हैं तो ईपीएस कैसे उसके कंपैरिजन में मदद कर सकता है। 3 कंपनीज हैं, तीनों के ईपीएस इंडिविजुअली देखने से उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर तीनों के पिछले 10 साल के ईपीएस को मैं प्लॉट करता हूं तो आप देख सकते हो जो डार्क रेड कलर की लाइन दिख रही है वो बजाज ऑटो का ईपीएस है, जो थोड़ी ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है वो अतुल ऑटो का ईपीएस है, और जो थोड़ी ग्रे ब्राउन कलर की लाइन दिख रही है वो स्कूटर्स इंडिया का ईपीएस है। और इन तीनों कंपनीज में अगर देखा जाए तो ईपीएस के बेसिस पर कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा अच्छी हो गई? बजाज ऑटो कंपनी ज्यादा अच्छी हो गई। ठीक, स्टॉक एनालिसिस में इसकी इंपॉर्टेंस तो हो गई। अब बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस के बारे में। तो देखो सबसे पहली जो लिमिटेशन है ना वो ये है कि ईपीएस इज नॉट अ स्टैंडअलोन इंडिकेटर। सिर्फ ईपीएस के बेसिस पर आप किसी कंपनी को जज करके उसमें पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन कंपनीज का ईपीएस ज्यादा होता है वो अपना मार्केट शेयर शायद लूज कर रही हो। ठीक है, तो आपको बाकी सारी चीजें भी देखनी होंगी। अगर किसी कंपनी का ईपीएस ज्यादा है फिर भी वो मार्केट शेयर लूज कर रही है, मतलब उसमें कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। राइट, दूसरी जो प्रॉब्लम है कि इसमें मैनिपुलेशन का पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है। ईपीएस है क्या? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ही तो है। ठीक है, अब अर्निंग्स कहां से आती है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके आती है। तो कई सारी प्रैक्टिसेस से लोग क्या करते हैं कि अपना रेवेन्यू बढ़ा देते हैं, कॉस्ट कम कर देते हैं। रेवेन्यू बढ़ाया, कॉस्ट कम हुई, टोटल अर्निंग बढ़ गई, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस बढ़ गया। तो मैनिपुलेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तीसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर को बिल्कुल अकाउंट फॉर नहीं करता है। अर्निंग पर शेयर में प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आ रहा है, सिंपल सी चीज है। हो सकता है किसी कंपनी ने बहुत ज्यादा डेट ली हुई हो, बहुत ज्यादा उस कंपनी की बोरोविंग्स हो। अगर किसी कंपनी की बहुत ज्यादा बोरोविंग्स होंगी तो वो उस कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। राइट, तो डेट के बारे में यहां पर कुछ पता नहीं चलता। तो डेट के बारे में जानने के लिए एक और बड़ा तगड़ा सा रेशियो होता है, उसको डेट इक्विटी रेशियो कहते हैं। इफ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन डेट इक्विटी रेशियो, कमेंट करके मेरे को बता दो, यस वी वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन डेट इक्विटी रेशियो, और मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है, और जो चौथा और फाइनल लिमिटेशन है वो है कि ये कैश फ्लो के बारे में कुछ नहीं बताता। प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, लेकिन अगर उस प्रॉफिटेबिलिटी को कैश के फॉर्म में वो रियलाइज ना किया जा पाए तो वो प्रॉफिटेबिलिटी किस काम की? राइट, तो ईपीएस से हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो ये इसकी चौथी लिमिटेशन है। अब फाइनली हम सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं और मैं एक बार क्विकली रिकैप करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ईपीएस इज अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर। फिर मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन के बारे में बताया, नेट अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। फिर 2 टाइप के बताए, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस सिर्फ करंट आउटस्टैंडिंग शेयर्स को कंसीडर करता है, डाइल्यूटेड ईपीएस पोटेंशियल आउटस्टैंडिंग शेयर्स को भी कंसीडर कर लेता है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस थोड़ा सा कम आता है। इंपॉर्टेंस क्या है? एक ही कंपनी के पास्ट ट्रेंड को देखने में काम आ सकता है और एक इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल कंपनीज को आपस में कंपेयर करने के काम में ये आ सकता है। लिमिटेशंस है कि दिस इज नॉट अ स्टैंड अलोन इंडिकेटर। सिर्फ ईपीएस के बेसिस पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको बाकी चीजों को भी कंसीडर करते हुए रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब लोगों के साथ शेयर करना। यू कैन विजिट माई वेबसाइट kumarnishant.com फॉर माई स्टॉक मार्केट ब्लॉग्स। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन फिनटैक्स बाय निशांत, और ये वाला यूट्यूब चैनल फिनटैक्स बाय निशांत तो है ही। थैंक यू सो मच। अगर आप और भी किसी टॉपिक पर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो आपके पास आ जाएगी। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।